एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन की, इसको लेकर कई सारे क्योंकि सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि उनकी मौत किस वजह से हुई ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। शनिवार शाम को शेफाली का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके परिवार और दोस्त भी शामिल हुए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शनिवार शाम को अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार और दोस्त पहुंचे। पति पराग त्यागी, पिता सतीश जरीवाला और बहन शिवानी जरीवाला के मौजूदगी में शेफाली का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शेफाली की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ नहीं हुई है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। बीएमसी ने इसे लेकर जो जानकारी दी उसके मुताबिक शेफाली की मौत की वजह अभी साफ नहीं है। डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन रिजर्व रखा है। शेफाली का ब्लड सैंपल और विस्तार प्रिजर्व किया गया है। पुलिस ने 8 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जो भी घटना घड़ी है उसकी सब इंफॉर्मेशन पुलिस ने ली है। इन्वेस्टिगेशन चालू है। अगर कोई फाउल प्ले होगा, अगर वैसी कोई कंप्लेंट आएगी तो जरूर उस एंगल से भी हम तपास करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने शेफाली की मौत को एक अलग एंगल दे दिया और कोविड वैक्सीनेशन पर शक जताया। हमारा सिर्फ सवाल है कि कोविड के बाद जो यंगस्टर्स की डेथ बढ़ी है उसको कहीं ना कहीं स्टडी किया जाए। रीमेक सॉन्ग कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। और सच जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, लेकिन उसमें साफ नहीं हो पाया है कि आखिर मौत की क्या वजह रही। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत की खबर आई तो हड़कंप मच गया। रात में 10:15 या 10:30 बजे का टाइम था जब वो गाड़ी निकली है। 42 साल की उम्र में मौत से बॉलीवुड सन्न रह गया और रात में ही शेफाली के करीबी कूपर अस्पताल पहुंचने लगे। शेफाली के अपार्टमेंट से लेकर अस्पताल तक हलचल बढ़ गई। परिजन, दोस्त, रिश्तेदार जिसे भी मौत की जानकारी मिली वो उनके घर पहुंच गया। 1 बजे रात में पता चला कि कोई आदमी बोला कि शेफाली की डेथ कर गई। तब वो भी मैं विश्वास नहीं किया था क्योंकि मैं तो अच्छा भला देख रहा था उसको। शेफाली की मौत से लोग हैरान हैं। आखिर इतनी कम उम्र में एक एक्ट्रेस की मौत कैसे हो गई? 30 अप्रैल 2025 के वीडियो में शेफाली बिल्कुल फिट दिख रही थी। एयरपोर्ट पर शेफाली अपने प्रशंसकों से रूबरू हुई। उस दौरान खुश नजर आईं, लेकिन अचानक मौत के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई। साथ में फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए शुक्रवार रात उनके घर पहुंची। घर से सबूत जुटाए गए और काफी देर तक जांच के बाद वहां से टीम वापस लौट गई। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला ने अपने करियर की शुरुआत 19 साल की उम्र में म्यूजिक वीडियो कांटा लगा के साथ की थी और इस वीडियो ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, जिनकी मौत बेहद कम उम्र में होने से बॉलीवुड भी शॉक है। लोग अब शेफाली का बिग बॉस सीजन भी याद कर रहे हैं। जहां शेफाली को अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते देखा गया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 सितंबर 2024 को आखिरी पोस्ट में भी शेफाली ने सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र किया था। शेफाली ने सिद्धार्थ शुक्ला की फोटो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा था, थिंकिंग ऑफ यू टुडे मेरे दोस्त। बहुत ही ट्रैजिक है ये कि इतनी कम उम्र में आपका हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना और आपका निधन हो जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। शेफाली की मौत की खबर सुन हिंदुस्तानी भाव भी काफी दुखी नजर आए। सुबह से लेकर शाम तक जो फोन बजते थे, एक तो रक्षाबंधन के टाइम, गणपति बापा के टाइम और एक भाऊबीज के टाइम, बस अभी मोबाइल में तो नाम है उसका, फोन नहीं बजेगा। शेफाली की मौत के बाद उनके पिता सदमे में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उस उम्र में ऐसा क्या हो गया। छोटी बहन शिवानी जरीवाला को भी काफी धक्का लगा है। शेफाली की मौत के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि कम उम्र में सितारों की मौत आखिरकार क्यों हो रही है। काम का दबाव या फिर कुछ और वजह, क्योंकि हाल ही में जिन एक्टर्स की मौत हुई उनमें से कई की उम्र बहुत कम थी। हाल ही में कम उम्र में जितने भी अभिनेताओं की मौत हुई वो सभी अपनी फिटनेस का ध्यान रखते थे। शेफाली भी हमेशा फिट रहती थी और उनकी फिटनेस दिखती भी थी। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली शेफाली की मौत ने दोस्तों को भी सदमे में डाल दिया है। वही शॉकिंग है टाइम ये कि मतलब कभी कोई सोच भी नहीं सकता है उनको देख करके कि इनको इस तरह का कुछ भी अचानक अटैक आ सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कभी लगा ही नहीं। दोस्त विवेक मिश्रा भी हैरान है। जो शेफाली अपनी फिटनेस के लिए, सेहत के लिए हर चीज का ध्यान रखती थी, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? मैं कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोच सकता हूँ, अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि शेफाली
जो फिटनेस को और अपनी हेल्दी डाइट को इतना इम्पोर्टेंस देती थी, वो उस तरीके का इशू फेस कर सकती, आज वो हमारे साथ नहीं है। शेफाली की मौत पर एक्सपर्ट का कहना है कि हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। रियल और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है और कई बार हम एक्सटर्नल फिटनेस को ही हम इंटरनल फिटनेस भी मानते हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में लॉ छात्रा के गैंगरेप मामले ने तूल पकड़ लिया है। रेप पीड़ित पर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा ने जो सवाल उठाए उससे पार्टी ने किनारा कर लिया है और उसके बाद अब टीएमसी के भीतर ही खींचतान देखने को मिलने लगी है। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की वारदात पर सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। टीएमसी के भीतर भी इस वारदात को लेकर खींचतान मची है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा ने वारदात को लेकर पीड़ित छात्रा पर ही सवाल खड़े किए थे, जिससे टीएमसी ने किनारा कर लिया है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई जघन्य घटना को लेकर सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा द्वारा दिए गए बयान उनकी व्यक्तिगत राय है। पार्टी इन बयानों से पूरी तरह असहमति जताती है और उनकी कड़ी निंदा करती है। टीएमसी ने बयान से किनारा किया तो सांसद कल्याण बनर्जी ने अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या वो परोक्ष रूप से उन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं? उधर टीएमसी विधायक मदन मित्रा के तेवर भी इसके बाद ढीले पड़े नजर आए। एक मिছিল में लाखों आदमी जाते हैं, उसमें अगर 2 आदमी गया, फोटो खींचा लिया और फिर बोला हम तृणमूल को लीडर है, इसको देखना है क्या तृणमूल कांग्रेस का व्यू क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि लॉ स्टूडेंट के साथ हुए रेप के मामले में टीएमसी बैकफुट पर है और ऐसे में बीजेपी भी अब लगातार जोरदार निशाना टीएमसी पर साध रही है। अपराधियों का हिमायती होने का आरोप लगा रही है। टीएमसी ने भले ही लॉ छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की वारदात पर अपने नेताओं के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और टीएमसी पर संगीन आरोप लगाए। कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर में हुए बलात्कार की घटना पर तृणमूल कांग्रेस अपने सांसद और विधायक से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सांसद ने पार्टी को करारा जवाब देते हुए अपने बयान से पीछे हटने से इनकार कर दिया। यही है तृणमूल कांग्रेस की राजनीति, एक ऐसी पार्टी जो दरिंदों को शरण देती है, दोषियों को बचाती है और पीड़िता की आवाज को दबाती है। बीजेपी नेता अमित मालवीय यही नहीं रुके, उन्होंने ममता सरकार को शर्मनाक चेहरा भी बता दिया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए एक शर्मनाक चेहरा बन चुकी हैं। वो दोहरी बातें करती हैं, एक जनता के लिए और दूसरी अपनी पार्टी के गुंडों के लिए। इसी दोहरी नीति से वो बलात्कार को सामान्य बता रही और अपराधियों का हौसला बढ़ा रही। ममता के बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। एक्यूज को डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है और विक्टिम को ब्लेम करने की बात कर रहा है, और ये इसीलिए है क्योंकि एक्यूज तृणमूल कांग्रेस का खुद का नेता है। और देखिए, कोलकाता में लॉ छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है, जहां तमाम सियासी दल इसे लेकर अपनी राय सामने रख रहे हैं। कुछ ममता सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, तो कुछ ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति फिलहाल ठीक नहीं है। कोलकाता में लॉ कॉलेज में छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं। मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि नहीं संभव है भैया वहाँ की सरकार से उस राज्य को संभालना, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। बंगाल सहित पूरे देश में अब कहीं पर भी हमारी महिलाएं पूरे तौर से सुरक्षित नहीं, ये भी बड़ी चिंता की बात है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। केवल बंगाल क्यों, क्या और जगह नहीं ये घटना है? ये समाज विकृत हो रहा है, ये समाज की विकृति है और इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के संयोजक सत्यपाल सिंह ने वारदात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। किसी भी महिला के ऊपर इस प्रकार का दुष्कर्म होता है, वो हम सब के लिए शर्म की बात है। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप कांड मामले में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों ने ही विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गैंगरेप की वारदात से नाराज छात्र कोलकाता के कस्बा थाने के सामने पहुंच गए और हाथ में तख्ती लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। छात्रों ने पुलिस स्टेशन को जाने वाली रोड को ब्लॉक कर दिया, हालांकि पुलिस ने बलपूर्वक छात्रों को वहां से हटा दिया। इधर बीजेपी ने कोलकाता के गरियाघाट इलाके में प्रदर्शन किया। मार्च के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा।
प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी मौजूद रहे, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरीके से ममता बनर्जी इसको हिटलर गिरी पे तोल वो आ चुकी है। गैंगरेप केस के विरोध में कांग्रेस छात्र परिषद के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि ममता सरकार में क्राइम ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन में लेफ्ट के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कोलकाता में लेफ्ट के नेताओं ने जमकर विरोध जताया और ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं लॉ कॉलेज में गैंगरेप केस को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर चारों तरफ से हमले कर रही है और बीजेपी ने केस की जांच के लिए एक समिति का भी गठन कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से गठित की गई इस समिति में मनन मिश्रा, बिप्लब कुमार देव, मीनाक्षी लेखी और सतपाल सिंह को शामिल किया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानून व्यवस्था को संभालने में फेल होने का आरोप लगाया और उनसे इस्तीफा देने की मांग की। ये कहीं न कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। ममता बनर्जी का रिजिम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी कोई सुरक्षित नहीं है। वहीं गैंगरेप केस को लेकर कांग्रेस भी टीएमसी सरकार पर हमलावर है। जितने कॉलेज बंगाल में, ये हर कॉलेज में हर यूनियन की सर पे बैठा दिया टीएमसी पार्टी के नेतागण को, वहां के दरिंदे लोगों को। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर हो रही मतदाता सूची की जांच पर सियासी पारा चढ़ा हुआ दिख रहा है। एनडीए के नेता इसे जरूरी बता रहे हैं तो विपक्षी नेता इसे मोदी सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर महाभारत जारी है, जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची की जांच की कवायद शुरू कर चुका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनाव आयोग की कवायद को सही बताया है और आरोप लगाया है कि विपक्षी दल हार के डर से इसका विरोध कर रही हैं। समय समय पर अपनाया जाता है और इसको अपनाना भी जरूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया, उसके नाम भी इसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। वहीं कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चुनाव आयोग की कवायद पर सवाल खड़े किए हैं। संदेह के घेरे में है जो चुनाव आयोग का इस वक्त का निर्णय है, टाइमिंग पे संदेह आ रहा है, क्योंकि अब नवंबर में चुनाव है बिहार में, 2-3 महीने पहले से आचार संहिता लगती है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की जांच शुरू कर दी है और कई जिलों में अभियान की शुरुआत हो गई है। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म होती दिख रही है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची की जांच के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत बूथ लेवल पर ऑफिसर घर घर जा रहे हैं और लोगों को फॉर्म भरने में मदद भी कर रहे हैं। अभियान वक्त पर पूरा हो सके, इसके लिए बूथ लेवल पर अधिकारियों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। वहीं इस मसले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में जो दस्तावेज मांगे हैं, उसे लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा भड़क गया है, जिन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार का नौजवान पंजाब की खेतों में काम करता है, केरल के खेतों में काम करता है, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली की होटलों में काम करता है, कैसे होगा बताइए ये। ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग की कवायद पूरी तरह से शक पैदा करने वाली है, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो वोटिंग के अधिकार से महरूम हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव गौर करे। दत्तात्रेय होसबाले और शिवराज सिंह चौहान के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी संविधान में मौजूद धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द पर आपत्ति व्यक्त की है। जगदीप धनखड़ ने तो इन शब्दों को नासूर तक बता दिया है। These words have been added as nasur. These words will create upheaval.
addition of these words in the preamble during emergency signal betrayal of the mindset of the framers of the Constitution, the civilizational wealth and knowledge of this country for thousands of years. वही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरह ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द पर आपत्ति जताई है। The word secularism goes against the Sarva Dharma Samabhava, which is an Indian concept. Again, socialism is never our economic concept. Our concept was always Sarvodaya, Antodaya. Inserted later on by Prime Minister Indira Gandhi, the two words socialism and secularism should be dropped from our preamble of the Constitution. एक और बीजेपी के नेता धर्मनिरपेक्षता समाजवाद शब्द को संविधान से हटाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमाम जो विपक्षी दल हैं इसको लेकर सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को इमरजेंसी के दौरान संविधान में शामिल करने पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, तो इस मामले पर सियासत भी गर्म होती दिख रही है। आप बताइए, सनातन का अपमान इन शब्दों से कैसे हुआ और ये शब्द अभी आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी घेरा। वैसे भी भारतीय संविधान व उसकी उद्देशिका में जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वे देश की आत्मा को तृप्त करती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। दो शब्दों का तो बहाना है, दरअसल भाजपा और उनके संगी साथियों का लक्ष्य तो पूरे संविधान को हटाना है, इसलिए संविधान बचाना है तो भाजपा को ही हटाना है। समाजवाद अगर नहीं रहेगा तो वही सब कुछ होगा जो इटावा में अभी आपने देखा पिछले दिनों में। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी तादाद में जवान तैनात किए गए हैं, जो यात्रा मार्ग के आसपास सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। बाकायदा मशीनों की मदद से इलाके को स्कैन किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाकों में किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठाना चाहती। अंदरूनी इलाकों में किस तरह से यहाँ पर एरिया डोमिनेंस की जा रही है, एरिया को खंगाला जा रहा है, तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो मशीन है ये यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है ताकि किसी तरीके का अगर सामान यहाँ आतंकियों ने छिपाया हो या यहाँ पर किसी तरीके के हथियार रखे गए हों उसको ये डिटेक्ट करता है ये। और इस डिटेक्शन मशीन की क्षमता ज़मीन के अंदर तक जो है डिटेक्ट करने की है। तो ऐसे में न केवल यहाँ पर डिटेक्शन हो रही है, एरिया डोमिनेंस हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान जो टनल वाली साजिश रच रहा है, टनल खोदकर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, उन टनल्स की डिटेक्शन के लिए भी यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है आप देखिए हाथों में ये औजार लेकर लगातार यहाँ पर इस तरीके की डिटेक्शन हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से बात की। इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी के साथ अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए। बातचीत की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला से उनकी तबीयत की जानकारी ली, जिस पर शुभांशु शुक्ला ने बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन पर जिंदगी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला को होमवर्क भी दे दिया। जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूँ। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पोर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बताया कि अंतरिक्ष से भारत और भी ज्यादा भव्य दिखता है। वहीं बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजर और मूंग के हलवे का भी जिक्र किया। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में। मध्य प्रदेश के चित्रकूट और सतना में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं यूपी के सहारनपुर में हिंडन नदी अपने रौद्र रूप में है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है।
ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के चित्रकूट की हैं, जहां मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट की दुकानों पर कई फीट तक पानी भर गया। लोग इसी पानी पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं। ये दूसरी तस्वीर भी मध्य प्रदेश के सतना की है, जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। सबसे बुरा हाल तो ग्रामीण इलाकों का है, जहां गांव का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट गया है। अब आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से हिंडन नदी ने रौद्र रूप ले लिया है, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है, यातायात थम गया है और लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। 20 साल के बाद हिंडन नदी पर पुल बनाने का काम भी चल रहा था, लेकिन पानी के तेज बहाव से जल सेतु निगम का सामान भी बह गया, जहां क्रेन जैसी शक्तिशाली मशीनें भी टूटकर बिखर गई। उत्तराखंड के धारचूला और चमोली में लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर आ गिरे और इसके बाद रास्ते बंद हो गए, हड़कंप मच गया। धारचूला में कई टन भारी भारी चट्टानें पहाड़ से गिरी। इसके साथ इतना मलबा गिरा कि पहाड़ खिसकता देख वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। तेजी से नीचे आ रहे मलबे को देखकर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मलबा जैसे ही सड़क पर आकर गिरा, वहां धूल का गुबार फैल गया। पहाड़ खिसकने की वजह से आदि कैलाश यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। जाम हो गया रास्ता अब तो। ओ बाप, कितना बड़ा पत्थर गया देखो नदी में। वहीं चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ के नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें सीधी आकर इन गाड़ियों के ऊपर गिरी। इसीलिए गाड़ियों के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। गनीमत रही कि जब पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ तब इन दोनों गाड़ियों के अंदर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। चमोली जिले के थिरकाप गांव में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।